शुभ संध्या प्यारे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube स्क्रीन पर। आज हम सीखेंगे कि कमर दर्द को जल्दी कैसे दूर किया जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि स्क्रीन के सामने वही लोग रहें जिन्हें कमर दर्द की समस्या है और जो अब इसे और सहना नहीं चाहते। इसलिए अगले कुछ मिनट आपके जीवन के वे आखिरी पल होंगे जब आप अपनी कमर दर्द महसूस करेंगे। इसलिए इसे अभी जैसी है वैसे ही याद रखिए और कुछ समय बाद आप इसे याद करेंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दर्द पसंद होता है। आप इसे याद करेंगे और शायद उदासी के साथ भी याद करेंगे। और कोई इसके विपरीत जिसे कमर दर्द से तंग आ चुका है आखिरकार कहेगा, लो आखिरकार दर्द चला गया। अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले दुश्मन को पहचानना जरूरी है ताकि उससे लड़ सके। इसलिए इस मामले में आपको कुछ मांसपेशियों में रुचि होगी। पहली है इलियोप्सोइस मांसपेशी। इसकी रेशाएं कमर के सभी कशेरुकाओं और अंदरूनी इलियक हड्डी से फैलती हैं। ये इसकी इलियक हड्डी है। ये दोनों मिलकर जैसे दो अलग अलग मांसपेशियां एक मांसपेशी में जुड़ जाती हैं। सोचिए, इंसान की शारीरिक रचना कितनी दिलचस्प है। सभी को दिलचस्प लगता है सिवाय मेडिकल यूनिवर्सिटी के पहले दूसरे साल के छात्र के, जिन्हें शुरू में ही रुचि होती है और फिर अपनी कंडरा से ये जांग की हड्डी से जुड़ जाता है। ठीक यहां ये क्या करता है? ये पूरी कमर को स्थिर करता है। अगर इनमें से एक भी काम करना बंद कर दे तो दर्द होगा। झुकने, मुड़ने, किसी भी तरह की हरकत में आप ये महसूस कर सकते हैं। ये दर्द पैदा कर सकता है। इसके अंदर से बड़ी नसें गुजरती है जो जब दब जाती हैं तो न सिर्फ कमर में बल्कि पैर में भी दर्द पैदा कर सकती है। ये दर्द कभी कभी जांघ के सामने वाले हिस्से में भी हो सकता है जब यहाँ पर फीमर नस दब जाती है। ये और क्या करता है? चलने के दौरान पेल्विस की मूवमेंट को सीमित कर देता है। अगर ये अच्छे से स्ट्रेच नहीं होता तो पेल्विस के साथ साथ पैर भी हिलने लगता है। इन कशेरुकाओं के जोड़ों पर अधिक दबाव से आर्थ्रोसिस हो सकता है क्योंकि इस मांसपेशी के कुछ रेशे इंटरवर्टेब्रल डिस्क से भी जुड़े होते हैं। इसलिए इस मांसपेशी में तनाव या इसके कमजोर होने से कुछ रेशों में अत्यधिक तनाव और दूसरों का पर्याप्त रूप से विकसित न होना इंटरवर्टेब्रल डिस्क की चोट का कारण बनता है और हर्निया प्रोट्रूजन के विकास में मदद करता है। यानी ये या तो रोकथाम है या फिर इंटरवर्टेब्रल डिस्क की चोट के बाद तेज रिकवरी में मदद करता है। अब हम जो आपके साथ करने जा रहे हैं इसमें कमर की स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब इलियाक पसोस मांसपेशी की टोन और ताकत अलग अलग होती है तो रीढ़ की कमर के हिस्से में स्कोलियोज बन सकते हैं। ये कूल्हे के जोड़ की गतिशीलता को प्रभावित करता है और पेल्विस की स्थिति को बदल देता है। जब यह मांसपेशी अच्छी तरह विकसित नहीं होती तो चलने पर आपकी पेट की तिरछी मांसपेशियां और टांगे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। कूल्हे के जोड़ में नहीं, चलने पर टांग स्वतंत्र रूप से नहीं हिलती बल्कि पेल्विस के साथ मिलकर हिलती है। और जब आप चलकर रुकते हैं तो देखते हैं कि आपके पेल्विस का एक हिस्सा आगे है और दूसरा पीछे। जिस तरफ पेल्विस आगे है उस तरफ की इलियोप्सोइस मांसपेशी चलने के दौरान कमजोर काम कर रही थी। दूसरी मांसपेशी जो आज हमारे लिए दिलचस्प है वो है कमर की चौकोर मांसपेशी। ये आपकी 12वीं पसली के बीच में स्थित होती है। ठीक इसी पसली से ईवा का निर्माण हुआ। तो पहली महिला इसी से बनी थी, जैसा कि हम सबको अच्छे से याद है। तो यही वो पसली है, दाई या बाई, जिसे भी याद हो कृपया कमेंट्स में बताएं। और कुछ रेशे 12वीं पसली को पार नहीं करते। पार्श्वीय प्रवर्ध से अरे नहीं, फिर से पसली को छूते हैं, देख रहे हैं। और कुछ रेशे श्रोणि की हड्डी से यहां तक जा रहे हैं। रेशों की दिशा अलग अलग है, जैसे मकड़ी का जाला। इसीलिए यह मांसपेशी घुमाव, चलना और झुकना जैसी गतियों में भाग ले सकती है।
लेकिन ऐंठन होने पर यह निचली पसली की गतिशीलता तुरंत सीमित कर देती है। इसके अलावा जब यह ऐंठन काफ़ी तेज होती है और इसके साथ पेट की बाहरी, भीतरी या दोनों तिरछी मांसपेशियों में तनाव होता है तो गतिशीलता सीमित हो जाती है। अगर ये निचली पसलियों के साथ एक तरफ होता है तो हम छाती के पिंजरे का असममित आकार देखेंगे। ऐसा व्यक्ति जब पीठ के बल लेटा होता है तो देखता है कि उसकी पसलियां एक तरफ थोड़ी ऊपर उठी है और दूसरी तरफ अलग तरह से हैं। जब वह सांस लेता है तो उसकी छाती एक तरफ यहाँ पर सांस लेने पर उठती है। दूसरी ओर जहाँ ऐंठन है वहाँ सांस लेने पर छाती नहीं उठती, छाती का आकार बदलता है ताकि सांस ली जा सके। तो दोस्तों, ये दो मांसपेशियां और एक और है कमर की चौकोर मांसपेशी, जो आमतौर पर छोटी हो जाती है, यानी अक्सर ज्यादा दबाव में आ जाती है। और अब इस मांसपेशी से दबाव हटाने के लिए हमें उस मांसपेशी की ज़रूरत है जो यहाँ पर होती है, जिसे हम सब लगभग भूल ही गए हैं। ये है मध्य ग्लूटियस मांसपेशी, जो पूरी साइड की सतह पर फैली होती है और कूल्हे के जोड़ के आर्थ्रोसिस के बनने में इसका बड़ा योगदान होता है। ये सच है कि कूल्हे के जोड़ में आर्थ्रोसिस वाले लोगों में मध्य ग्लूटियस मांसपेशी कमजोर होती है, लेकिन यहां हमें अभी इसमें दिलचस्पी इस बात की है कि इसका कमर पर क्या असर पड़ता है, ये कैसे असर डालती है। देखिए, जब आप चलते हैं, कदम बढ़ाते हैं, या बस जब आप एक पैर उठाते हैं और दूसरे पैर पर खड़े होते हैं, इस समय जैसे मैं बाएं पैर पर खड़ा हूं, अभी मेरे शरीर में बाएं तरफ की मिडिल ग्लूटियस मसल और दाएं तरफ की कमर की चौकोर मसल को काम करना चाहिए। यहाँ मिडिल ग्लूटियस और कमर की चौकोर मसल है। यहाँ बाहरी और भीतरी तिरछी मसल भी काम करती है, लेकिन फिलहाल मान लेते हैं कि सिर्फ चौकोर मसल काम कर रही है। और अगर मेरी मिडिल ग्लूटियस मसल अच्छी तरह से विकसित नहीं है, अगर वो लंबे समय तक चलने के दौरान थकने लगती है, तो लोड कमर की चौकोर मसल पर आ जाएगा, क्योंकि आमतौर पर वो मिडिल ग्लूटियस मसल से बेहतर विकसित होती है। ये बाद में थकने लगती है, जैसे कि लंबी पैदल यात्रा के दौरान। और अगर सब कुछ ठीक है तो जब मैं कदम रखते हुए पैर पर वजन डालता हूं तो मेरी पेल्विस, देखिए, यह अपनी मूल स्थिति बनाए रखता है। मैं कहना चाहता था, लेकिन यह शब्द पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। अपनी मतलब शायद अपनी फिजियोलॉजिकल, शायद रूप नहीं, बल्कि स्थिति। मतलब ये जो दो हड्डियां हैं, ये सामने की ऊपरी इलियक बोन, सामने की ऊपरी इलियक बोन की धुरी, ये लगभग ऐसी ही सम्मित स्थिति में होती है, क्योंकि ये दोनों मांसपेशियां सक्रिय होकर अच्छी तरह काम कर रही हैं। ये इलियक पसोस मांसपेशी सपोर्टिंग पैर की बड़ी ग्लूटियस मसल को और बाद में मूवमेंट के दौरान क्वाड्रिसेप्स को भी अच्छी तरह से काम करने का मौका देती है। लेकिन अगर मेरी मिडिल ग्लूटियस मसल थक जाती है तो जब मैं पैर पर वजन डालता हूं, मेरी पेल्विस थोड़ी सी इधर खिसकने लगती है। फिर क्वाड्रेट्स लंबरम मसल में अधिक टेंशन आने लगती है। इस तरह अगर हमें कमर में टेंशन कम करनी है तो हम अपनी ग्लूटियस मीडियस मसल को मजबूत बना सकते हैं। यही हम अभी करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले स्टेप में जो लोग कमज़ोर हैं या दर्द महसूस कर रहे हैं, या जिन्हें यकीन नहीं है कि वे ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं, या अगर आपने इससे पहले इलियाकस पोयस मसल्स की ट्रेनिंग नहीं की है, तो पहला और सबसे आसान व्यायाम, पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर एक साथ रखें, पैरों को एक दूसरे के करीब लाएं और इस स्थिति से एक पैर को ऊपर उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फर्श से 45 डिग्री तक ऊपर उठाए, नीचे लाए। अगर मुश्किल हो या इससे कमर में कोई असुविधा या दर्द महसूस हो तो पैर को पूरी तरह नीचे रख सकते हैं। अगर आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो फिर पैर को पूरी तरह नीचे ना रखें। इसी स्थिति में 10 बार दोहराएं। इससे ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस मांसपेशी पर सबसे ज़्यादा दबाव ठीक इसी ऊंचाई तक उठाने पर पड़ता है
दोनों तरफ से भी यही होता है। अगर आपको मांसपेशी की ताकत में फर्क महसूस होता है, जैसे एक तरफ जल्दी थक जाती है और दूसरी तरफ धीरे धीरे थकती है, कुल संख्या दोनों तरफ बराबर रखें। जैसे आपने लगातार 10 बार दाहिने पैर से किया और 2 बार 10-10 बार बीच में आराम लेकर बाएं पैर से करें और इसी तरह कुछ सेट्स करें। हर तरफ 3-4 सेट्स किए जा सकते हैं। ये पहली स्थिति है। इस स्थिति में हमारी रीढ़ के पास वाली अंदरूनी इलियोप्सोइस मांसपेशी काम करती है। इसके अलावा जाहिर है जांघ भी काम करती है। हो सकता है इसमें ज्यादा तनाव महसूस हो, लेकिन मुख्य भार यहाँ इलियोप्सोइस मांसपेशी ही उठाती है। फिर भी बिना जांघ इसे ट्रेन नहीं किया जा सकता। अगर पैर को इस तरह से थोड़ा बाहर की ओर घुमा दे तो इस स्थिति में इलियोप्सोइस मांसपेशी थोड़े अलग कोण पर काम करेगी, लेकिन ये एडडक्टर मांसपेशियों के साथ मिलकर काम करेगी। इसे जांघ की सामने की सतह के साथ ट्रेन करना सही है, क्योंकि ये असल में साथ काम करते हैं। आगे दूसरा पोजीशन। अब आप अपने पैरों को थोड़ा और चौड़ा रखते हैं, लगभग कूल्हे और कंधे जितनी चौड़ाई। और अब इसी पोजीशन से आप भी पैर उठाना शुरू करते हैं, बिल्कुल उसी तरह, एक तरफ और दूसरी तरफ। अब इसमें हमारी इलियोप्सोइस मांसपेशी का बाहरी हिस्सा काम कर रहा है और भी ज्यादा लोड इलियाक मसल पर आ जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यही मसल का बस दूसरा हिस्सा है। अगर एक्सरसाइज के दौरान आपने देखा कि जब आप पैर उठाते हैं तो आपकी पेल्विस दूसरी तरफ से बहुत ऊपर उठ जाती है, ये है इलियाक बोन की धुरी। आप नोटिस करते हैं कि आपका ग्रेविटी सेंटर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस नितंब के नीचे आप या तो पैर उठाते समय एक तकिया रख सकते हैं या फिर इस तरह से हाथ रख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा तकिया रखना बेहतर है। ऐसा तकिया रखने से आपकी पेल्विस समान रूप से रहेगी। इससे शरीर का भार केंद्र नहीं खिसकेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले चरण में लोड बढ़ाने के लिए आप रबर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम रबर बैंड को यहाँ पैर के पास पिंडली पर लगाएंगे, लेटेंगे और वही दोहराएंगे, यह रबर बैंड की कड़ाई पर निर्भर करता है। ऐसा लोड चुनें जिससे ज्यादा तनाव महसूस न हो। यहाँ थोड़ा ज्यादा लोड होगा। रबर बैंड जितना ऊपर ले जाएंगे असर उतना कम होगा। अभी दिखाता हूं। अगर आप पैर और चौड़े करेंगे तो मसल्स का बाहरी हिस्सा एक्टिव होगा और साथ ही क्योंकि साइड से थोड़ा दबाव भी है तो आपकी मिडल ग्लूट मसल्स के आगे वाले हिस्से पर भी लोड पड़ता है। लेकिन ये भी बुरा नहीं है, ये भी फायदेमंद है। और इस पोजीशन में भी रिपीटेशन की संख्या अपने हिसाब से चुनें। जैसे ही मसल थकने लगे, अगर आपने पहले उसे ट्रेन नहीं किया है तो रुक जाएं और 3 से 4 सेट करें। हर सेट में 5 से 10 रिपीटेशन करें। अगर रबर बैंड घुटने से थोड़ा ऊपर बांधे और वही मूवमेंट करना शुरू करेंगे, यहां भी हमारे पास ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी बिना रबर बैंड के सिर्फ पैर उठाने की तुलना में इसे उठाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर बैंड नीचे बंधा हो तो उससे यह थोड़ा आसान रहेगा। यानी इस पोजीशन में भी आप अपनी फिटनेस लेवल के हिसाब से सही रेजिस्टेंस चुन सकते हैं। रिपीटेशन और सेट्स की संख्या इसी तरह संकरी पोजीशन में, चौड़ी पोजीशन में और सबसे मुश्किल वेरिएंट उन लोगों के लिए जो पहले के दोनों तरीकों को रेजिस्टेंस बैंड के साथ और बिना बैंड के आसानी से कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही। एक पैर को आप दूसरे पैर पर रखते हैं इस तरह से वजन और प्रतिरोध के लिए, और हम नीचे वाले पैर को उठाना शुरू करते हैं। इस दौरान ऊपर वाला पैर बस ऐसे ही रखा रहता है। इससे आपके ऊपर अतिरिक्त भार भी बनता है और इस तरह से आप उठाते हैं। यानी ये उन लोगों के लिए है जिनकी पीठ में अब दर्द नहीं है, ताकि बाद में दर्द न हो। यहाँ भी आप दोहराव और सेट्स की संख्या खुद तय करते हैं, यानी यह अब एक गंभीर व्यायाम है। ये तो लगभग ओस्टियोकॉन्ड्रोसिस के कैंडिडेट मास्टर लेवल का है। बस इसी तरह चरणबद्ध तरीके से आप अपनी कमर की मांसपेशी को
इतने अच्छे स्तर तक ला सकते हैं कि लोगों को दिखाने में शर्म महसूस न हो, खुद को दिखाना और दूसरों को देखना भी। तो दोस्तों, इसलिए कि हम अपनी कमर से अतिरिक्त दबाव हटाकर उसे पेट पर डाल सकें। इसके लिए आप कोई भी सोने वाला तकिया लें जिसे नितंबों के नीचे रखना है। चाहे तो पति या पत्नी का तकिया ले सकते हैं। अपना तकिया खराब ना करें, क्योंकि वह आपको सिर के नीचे रखने के लिए चाहिए होगा। तकिया अपने नितंबों की मांसपेशियों के नीचे रख ले, इस तरह से, ताकि आपकी कमर सतह को, देखिए, जमीन को छूना बंद कर दे। या अगर आप बिस्तर या सोफे पर कर रहे हैं, फर्श पर, ताकि आपकी कमर ऊपर उठ जाए। और अब मांसपेशियों का प्रयास और इच्छा शक्ति। आप प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी कमर का क्षेत्र है। विशेष रूप से ये पांचवें कमर के कशेरुका का क्षेत्र है, जहां आपकी सैक्रम हड्डी कमर से जुड़ती है। उसी क्षेत्र को नीचे रखने की कोशिश करें और उसे फर्श से सटा दे। इस दौरान पेट की मांसपेशियां तनने लगती है। अब आपको अपने पैरों की स्थिति सही करनी होगी, इस तरह से, ताकि आप अपनी कमर को फर्श तक पहुंचा सके। देखिए और उसे सटा दे। अगर इस दौरान आपका पेट नहीं तनता है, तो इसका मतलब है कि यह बहुत आसान है। आप अपने पैरों को थोड़ा सीधा कर ले। इसे सीधी टांगों के साथ करने की कोशिश करें, अगर आप पहुंच पा रहे हैं। अगर पेट में खिंचाव हो तो वैसे ही छोड़ दे, करते रहें। अगर नहीं हो पा रहा है तो टांगों को मोड़ ले और टांगों की ऐसी स्थिति चुने, थोड़ा दूर, थोड़ा पास, अपनी तरफ खींच ले। जब आप कमर जमीन तक ले जाएं, पेट में खिंचाव महसूस होगा। यही सीधी मांसपेशी है जहां सिक्स पैक बनते हैं। कुछ लोग जिन्हें आप टीवी या फिल्मों में देखते हैं, सिक्स पैक रखते हैं। यही आपको कसाव महसूस होना चाहिए और आप अपनी कमर को दबाते हैं। इस स्थिति में 3 सेकंड तक रुके, आराम करें, फिर से उठाएं, फिर से पेट की मांसपेशियों को कसें, कमर को दबाएं, 3 सेकंड तक रुके, उठाएं। पैरों की स्थिति पर ध्यान दें। धीरे धीरे अभ्यास करें ताकि समय के साथ सीख सके। समय के साथ ये मूवमेंट सीधे पैरों के साथ करना सीखे। यानी आपने ऐसे ही थोड़ी देर रखा, कुछ सेकंड्स बाद छोड़ दिया। 2 सेट करते हैं। हर सेट में 10 बार दोहराते हैं और तीसरे सेट में जब आप उनके बीच में लगभग 10 सेकंड का आराम कर ले, आपने कमर नीचे रखी और जमीन से चिपकाए रखा। इसी स्थिति में रुके रहे। करीब 20 सेकंड ऐसे ही लेटे रहे और पेट की मांसपेशियां टाइट रखे। देखें आपके साथ क्या होता है। कमर की चौकोर मांसपेशी ढीली हो जाती है और इस समय आपको सांस भी लेनी होती है और आपके साथ यही होता है। गतिशीलता में सुधार होता है। निचली पसलियों की 12वीं 11वीं पसली की सांस लेने छोड़ने पर कमर की चौकोर मांसपेशी रिलैक्स होती है। यही एक्सरसाइज है। देखिए जरा। तो दोस्तों, और आखिरकार वो समय आ गया है जिसका इंतजार था, मध्य नितंब की मांसपेशी का, जिसे हम ट्रेन करते हैं ताकि इस पूरे साइड हिस्से को आराम मिल सके। पूरे साइड वाले हिस्से को मांसपेशी। आपके अत्यधिक तनाव। इसलिए अब हम क्या करते हैं, करवट लेकर लेट जाते हैं और इस स्थिति में नीचे की टांग मुड़ी होती है ताकि हमारे लिए संतुलन बनाए रखना आसान हो सके। और इस स्थिति में आप टांग उठाना शुरू करते हैं। यह हरकत तेजी से ना करें, धीरे धीरे करें, क्योंकि अगर आप तेजी से करेंगे तो लगेगा टांग आसानी से उठ रही है, लेकिन असल में झटके में हरकत हो सकती है। और इसलिए बेहतर है कि धीरे धीरे करें। भले ही आपके दोहराव की संख्या कम हो जाए, लेकिन इसके बदले आप अपनी मांसपेशी को ज्यादा जल्दी ठीक कर पाएंगे। इसमें व्यायाम में आप पैरों की अलग अलग पोजीशन अपना सकते हैं, जैसे एक पैर आगे करना। आपकी एक मांसपेशी का हिस्सा काम करेगा, शरीर के साथ एक सीध में, बीच का हिस्सा काम करेगा। थोड़ा सा पीछे, यहां हटा दिया, इस पोजीशन से उठाते हैं।
इससे मिडिल ग्लूट मसल का आगे वाला हिस्सा काम करेगा और हर एक पोजीशन में आप 2-3 सेट कर सकते हैं और 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। ये आपकी क्षमता पर निर्भर है। शारीरिक विकास। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि कई लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आपकी कमर दर्द कितनी कम हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो आप भी लिखें। कृपया झिझके नहीं, प्रतिशत में बताएं। 100% दर्द था, उदाहरण के लिए दर्द 3% रह गया, या 0, या 50, या 150 हो गया। इस तरह हम समझेंगे कि यह व्यायाम, क्या इससे किसी की सच में मदद हुई या नहीं। लेकिन मतलब समझ में आ गया है ना, क्या कैसे करना है। इसलिए दोस्तों, हिचकिचाओ मत, खेलते हैं, माता पिता की मदद करते हैं। कमेंट में बताओ कौन था। अगली बार मिलेंगे